पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 नशा। तो क्या है, ये एक छोटी सी कहानी है। देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य क्या है। कथनी करनी में अंतर अनुचित। तो कथनी और करनी में अंतर जो है अनुचित है एकदम। अमानवीय व्यवहार निंदनीय है, ये बतलाना ये इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ प्रवेश। जमींदारों का कड़ा आलोचक कथानायक जब कुछ दिन मित्र ईश्वरी के साथ छुट्टियां बिताने उसके घर जाता है तो वहाँ के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन का इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने छोटे छोटे कार्य स्वयं करना उसे महानता में बट्टा लगाने जैसा प्रतीत होने लगा। तो क्या है, जब वो अपने मित्र ईश्वरी के यहाँ पे छुट्टियां बिताने जाता है तो वहाँ पर उसका ऐश्वर्यपूर्ण जीवन इतना अच्छा लगता है उसे कि उसे अपने छोटे छोटे काम व्यर्थ लगने लगते हैं। उसकी कथनी और करनी में अंतर उस समय जाकर होता है जब वह यात्रियों से खचाखच भरी गाड़ी में यात्रा करते समय एक व्यक्ति को इसलिए पीट देता है क्योंकि उसकी पीठ पर लदा गट्ठर कथानायक के मुंह से टकराने की गुस्ताखी कर बैठता है। तो क्या है, यहाँ पर उसे कथनी और करनी में अंतर समझ में आ जाता है। तो आइए पाठ पर नजर आते हैं। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब लड़का जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवाय और कोई जायदाद नहीं थी। तो क्या था, ईश्वरी बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का था, तो मेरे पास मेहनत मजदूरी के सिवाय और भी कोई भी जमीन जायदाद नहीं थी। तो यहाँ पर लेखक अपने बारे में और ईश्वरी के बारे में बताते हैं। ईश्वरी उनका दोस्त था। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। मैं जमींदारों का पक्ष लेता, पर संभवतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलाल नहीं थी। मैं कहता था कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। रचना दलील थी, इसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। तो क्या था, किसी मनुष्य के द्वारा या फिर किसी नैतिक नियम के द्वारा इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना एकदम कठिन था। मैं इस बात में बात की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता था और लगने वाली बात कह जाता था, लेकिन ईश्वरी हाथ कर भी मुस्कुराता रहता था। तो क्या करते थे, यहाँ पर लेखक जो है गर्मा गर्मी में और इस वाद विवाद में क्या करते थे, कभी कभी ऐसी बात कह जाते थे जो क्या है गलत होती थी, लेकिन ईश्वरी से हार मानकर तब भी हंसते रहते थे। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। तो क्या था, ये लेखक कहते हैं कि मैंने कभी ईश्वरी को गर्म होते हुए नहीं देखा, यानी कभी उसको गुस्से हुए नहीं देखा। शायद ये उसी का कारण था कि क्योंकि उसका पक्ष कमजोर था, तो वो यही समझते थे कि उसका पक्ष कमजोर था, इसीलिए वो कभी गुस्से में नहीं होता। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती थी, इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की तो जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। तो क्या था कि वो भी ऐसी करता था जैसे अमीरों में एक बेदर्दी और उदंडता होती थी, ऐसे ही उसमें भी होती थी। अगर किसी नौकर ने ठीक से बिस्तर नहीं लगाया, कोई दूध ठंडा या गर्म कर दिया, साइकिल अच्छी तरह से साफ नहीं की, तो वो गुस्सा हो जाते थे। सुस्ता बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ था। लेकिन अपने दोस्तों में और सहपाठियों में, साथ के लोगों में उसका व्यवहार होता है एकदम नम्रता से था, लेकिन बदतमीजी वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। या वो उसका कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, कहते हैं कि अगर वो मेरी जगह होता वो तब भी अमीर ही होता, क्योंकि उसे प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि मैं घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए नहीं थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता था कि वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर
कौन पढ़ता है। तो अभी क्या था, छुट्टियां पढ़ने वाली थी, तो उसने विचार किया कि वो घर नहीं जाएगा, क्योंकि घर जाकर और ज़्यादा वो सब परेशान होते। तो क्योंकि उसके घर वाले उसको उसकी हैसियत से ज़्यादा दे रहे थे, तो क्या था कि उसको लगा कि परीक्षा भी है और पढ़ना भी बाकी है, तो घर जाकर उसे कौन पढ़ाता हूँ। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था, इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। तो क्या था, बोर्डिंग हाउस में रहते थे, वहाँ भूत की तरह रहते थे, तो अकेले पड़े रहना ये भी उचित नहीं था। तो ईश्वरी ने जब उसे अपने घर चलने के लिए अनुरोध किया तो उसने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी, वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है, उसने इसके साथ ही कहा। लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। तो ईश्वरी उसको एक बात समझाता है कि बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि वहां पर मेरे घर वालों के सामने जमींदारों की निंदा मत करना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वाले जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। वे लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनके सेवक के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समझता है, अगर उसे सुझाव दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। तो या क्या था कि वो दोनों बहस करने लगे। पहले तो कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये बात वहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा तो ऐसा कुछ हो सकता है? तो कहा कि ठीक है, तुम गलत समझते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं चुप नहीं रहूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात इनके विवेक पर छोड़ दी, तो यही अच्छा था, नहीं तो दोनों में बहस हो जाती और एक जिद छिड़ जाती। सेकेंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र नहीं किया था। अब की सेकेंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हर शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खान सामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। तो क्या था कि जो वेशभूषा थी उससे ही वहाँ के जो लोग थे, उनके खानसामे के लोग थे, ये पहचानने में किसी को भी देर नहीं लगती थी कि कौन मालिक है और कौन पिछले हुआ। तो क्या है कि ये गुस्ताखी उन्हें बुरी लग रही थी, हालांकि लेकिन क्या कर सकते थे, पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खान सामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। इकट्ठा नहीं तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी, फिर भी मैं उन सब में उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। वो यही देख रहे थे। यहाँ पर लेखक ये देखते हैं कि ईश्वरी ने उनको एक अठन्नी दी थी। तो क्या था कि ईश्वरी के एक हुक्म पर सब के सब कैसे दौड़ते थे, कैसे उसके काम के लिए एकदम आगे दौड़े फिरते थे। लेकिन अगर वही ईश्वरी वो कुछ मांग लेते थे, कोई चीज़ मांग लेते थे, तो किसी में इतना उत्साह नहीं होता था, कोई इस तरह से दौड़ा दौड़ा नहीं फिरता था। तो ये देखकर यहाँ पर लेखक बहुत ही हैरान हो रहे थे। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला, यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान साहब ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीज़दार हैं ये सब, एक हमारे नौकर है कि कोई काम करने का ढंग नहीं। अब इन्होंने कहा कि खान साहब के लोग कितने अच्छे हैं कि उन्होंने सलाम किया लेकिन लेखक की ओर देखा भी नहीं। तो वो कहने लगे कि एक हमारे नौकर है जिनको कुछ भी ढंग नहीं है और एक ये लोग हैं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो, यह सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया कि तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो, वो भी तुम्हारे साथ इतने अदब से रहेंगे। तो ये सब
पैसों का खेल है केवल। जी नहीं, कदापि नहीं, तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, रियाक से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। तो क्या था कि जैसे ही प्रयाग से गाड़ी चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी, इसमें से फिर एक आदमी ने हमारा कमरा खोला तो मैं तुरंत चिल्ला उठा कि ये दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ सेवक, इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया। अभी एक आदमी उसके अंदर से निकल के आया जिसने कहा कि हाँ जी हाँ सेवक, कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बीच वाला बर्थ ही है, आप आइए बैठ जाइए। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। बोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम भरम। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्र से देखा, मानो कह रहे थे कि तुम कोवे होकर हंसा के साथ कैसे। तो क्या था कि दोनों बड़ी विचित्र निगाहों से उसको देख रहे थे। वो उनके साथ, उनके नौकर आए थे, 2 उनके साथ पीछे पीछे चलने के लिए और 3 उनका सामान उठाने के लिए। तो वो इतने विचित्र ढंग से उसको देख रहे थे कि ये हंसा के साथ ये कौवा क्या कर रहा है, यानी यहाँ पर इन दोनों में कितना भेद था, कितना डिफरेंस था, फर्क था। तो ये देखकर वो लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा कि ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। तो वो लोग, उन्होंने पूछा कि ये बाबू साहब क्या आपके साथ रहते हैं, पढ़ते हैं? तो ईश्वरी ने जवाब दिया कि हाँ साथ पढ़ते भी हैं और मेरे साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि इन्हीं की बदौलत है मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। उन्होंने बताया कि बस इन्हीं की बदौलत से मैं वहाँ पर इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ, नहीं तो अब तक कब का मैं लखनऊ चला आता। अब की मैं उन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिला दिए। आखिर तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने शब्द है, और यहाँ से उसका भी जवाब इनकारी ही हो गया। दोनों सज्जनों ने चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्थशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं, अब क्या है उनके? एक उसने पूछ लिया। रियासत अली ने बड़े अपने स्वर में पूछा कि आप बड़े साधारण लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी जी के भक्त है साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं। तो उनके दोस्त ने, ईश्वरी ने क्या कहा कि ये महात्मा गांधी के भक्त है, इसीलिए खद्दरी के अलावा और कुछ पहनते ही नहीं है। पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूं कहो कि राजा है, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर लाए गए। उनके दोस्त क्या है, उनके बारे में बड़ा चढ़ाकर बता रहा था कि 2.5 लाख सालाना की रियासत है इन पर। वो कहते हैं कि लेकिन सूरत देखो तो ऐसे मालूम होता है कि जैसे अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हो। तो उनके बारे में इतनी बड़ा चढ़ाकर बातें उन्होंने बोली। राम भरत बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने को आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। अब राम भरत जो ब्राह्मण था वो क्या बोलते हैं कि अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत ही कम देखने को मिलता है, ऐसा जिसे कोई भाप ही नहीं सकता। वो क्या था, उनका दोस्त ईश्वरी जो था उनके बारे में सब कुछ गलत बता रहा था। कह रहा था कि ये जो है ये बहुत अमीर है, लेकिन इनके अंदर बहुत ही सादगी है, ये ऐसा ही जीवन बिताते हैं। तो वो लोग जो थे वो समझ नहीं पाए कि भाई अमीरों का ऐसा स्वभाव हमने कभी नहीं देखा, तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांदनी को देखा होता तो दांत उंगली दबाते, एक गाड़ी की मिसई और चमरोदे जूते पहन बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हें 10 लाख से कॉलेज खोल दिया। उन्होंने क्या किया, 10 लाख से ही कॉलेज खोल दिया था। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। तो क्या था, वो मन ही मन में कट रहे थे कि उनके बारे में ये सब झूठ बोल रहा जा रहा था, लेकिन ये सफेद झूठ उस वक्त पता नहीं क्यों उन्हें एक हास्यास्पद लगा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समेत आता जाता था। मैं शहर सवार रही हूँ, मैं लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़े पर सवार हुआ हूँ। यह देखा
तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई, सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने मुझे समझ दिया हो कि यह कितने पानी में है। तो भी क्या था कि ईश्वरी समझ गया होगा कि कितने पानी में, कि कितना झूठ बोल रहा है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमाम बाड़े का सफाटक, वहां पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए, नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, अगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने लगे वाले, कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? वो क्या था कि जब थोड़ा मामला शांत हुआ, वो अपने दोस्त ईश्वरी से कहने लगे कि तुम तो बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो, ऐसा क्यों करवा रहे हो? ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी है, वरना सीधे नो बोलते भी नहीं। तो क्या है कि उन्होंने कहा कि इनके सामने ऐसी ही बात जरूरी है, वरना ये ऐसे है कि तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। जरा देर के बाद नाई हमारे पाँव दबाने आया। वो लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पाँव दबाना। तो थोड़ी देर में नाई जो है उनके पाँव दबाने के लिए आया कि साहब लोग, कुंवर लोग जो है वो स्टेशन से आए होंगे, थक गए होंगे, तो उनके पैर दबाने हैं। तो ईश्वरी ने मेरी ओर यानी लेखक की ओर इशारा किया कि सबसे पहले कुंवर साहब के पैर दबाइए। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हो। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का गुलाब आया। हम स्नान करके चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट दिया करता हूँ, मगर यार मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती भी छाटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। पोस्टर में जूते पहने मेज पर जा डटते थे, या पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था कि क्या था कि यहाँ भोजन पर जाने से पहले उनके वो पाँव धोकर जाते थे। तो एक कहार ही खड़ा था, तो क्या था, वो कहार जो था वो उनके पाँव धोता था, उसके बाद ही वो भोजन के लिए जा सकते थे। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार कर रहे खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घिरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर उन्हें इतनी शाही ठाट बोल रहे थे तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। नौकर आसपास घूमते रहते थे। कोई भी काम कराना होता था तो उनके इतने नौकर थे कि काम मिनटों में हो जाता था। और क्या था कि वो पढ़ने के लिए वहां पर उसके साथ आया था, लेकिन पढ़ने का तो कोई मौका था ही ना। और वो क्या थे, इधर उधर घूमने में लगे थे। कहीं कुश्ती देख रहे थे, कहीं पशु पक्षियों के साथ खेल रहे थे, कहीं नदी में घूम रही थी। तो इधर उधर सैर सपाटे में ही उन्होंने अपना समय व्यतीत कर दिया। केवल जबान हिला देना काफी था। नहाने बैठो तो आदमी नहाने को हाजिर, लेटो तो आदमी पंखा झेलने को खड़े। क्या था कि उन्हें कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं थी, बस केवल जबान हिलाना ही उनके लिए काफी था। नहाने बैठो तो आदमी नहाने को हाजिर रहता था, और बैठो लेटो या बैठो तो आदमी पंखा चलाने के लिए तैयार रहता था। महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी भाग थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाए, बिछवान ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। वह ईश्वरी से भी नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछापन बिछा सकते थे। ठीक है,
उसकी महानता में बढ़ता लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में कुछ देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से चपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं। कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेरा आया। बड़ा मुंह लगा धोकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही नहीं रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। तो क्या था कि एक दिन ईश्वरी जो है अपनी माँ के साथ बातें करने में लग गया। और क्या था कि वो ईश्वरी का इंतजार करता रहा, लेकिन उसने बिस्तर नहीं लगाया। और जो नौकर था वो किसी काम में लग गया और बिस्तर लगाना भूल गया। तो एकदम वो हड़बड़ाती हुई जैसे उसके पास आया बिस्तर लगाने के लिए, तो उसको देखकर उसने यहाँ पर बहुत ही डांट लगाई कि उसको हमेशा याद रहेगी। तो मतलब वो इतने आलसी हो गए थे, इतने ज्यादा वो हो गए थे कि वो अपने आप को कुंवर समझ बैठे थे कि अब वो कुछ भी नहीं करेंगे, किसी काम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो उनके अंदर ये गलत भावना आ गई थी कि अब उन्हें किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना, यहाँ पर सब काम केवल उनके नौकर ही करेंगे। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य है। तो उनकी डांट सुनकर एकदम ईश्वरी बाहर आया और बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी के लायक है। तो जो कि गलत था। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए। मैं जो जला रहा था, समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जीलगा लगा हुआ था, पर लैंप नदारद। तो क्या था कि शाम हो गया था, लैंप नहीं जला था, लेकिन कुंवर साहब ठहरे तो वो लैंप कैसे जलाए। और लैंप नहीं जल रहा था, समाचार पत्र रखा हुआ था, उन्हें वो पढ़ रहा था। और ईश्वरी वहां पर नहीं था, वो दावत में गया हुआ था। दैवयोग से इसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो। तो क्या था, फिर से उन्होंने उसकी एक नौकर पर डांट लगा दी कि तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं है कि लैंप जलवा दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह न हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। तो क्या था, उसे बड़े ही कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। उसने उसको इतनी फटकार लगाई तो उसने लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मन चला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछने में संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांध कर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है। ये लोग गरीबों का खून चूसने के अलावा और क्या करते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। जो ही स्वराज हुआ हमारे सारे इलाके असामियों के नाम हिबा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव जमाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं। सरकार हमें हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर भाई आपकी सेवा में रहे। उसने कहा, तो जो ठाकुर बैठे हुआ था उसके पैर दबा रहा था, उसने कहा ये जमींदार लोग बहुत ही जुल्म करते हैं कि सरकार अगर आपके इलाके में थोड़ी सी जमीन हो तो हमें वहां पर जगह दे, हम वहीं चलकर आपकी सेवा कर लिया करेंगे। तो क्या था कि वो उनसे ही कहने लगे कि यहाँ पर लोग जुल्म करते हैं तो मुझे आप अपने ही इलाके में ले चले, मैं वहीं आपकी सेवा कर लिया करूँगा। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। वो क्या था, ये बात सुनकर उस दिन जो वो ठाकुर था उसने खूब भांग पी ली, खूब नशे में हो गया, अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह खत्म हुई और फिर हम रियाद चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था कि हर एक नौकर को अच्छा इनाम हो, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था। पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकेंड क्लास में 3
रखने की जगह नहीं। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर, या आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल में तीसरे दर्जे की जगह मिली। तो क्या था, सभी डब्बे जो थे इंटर क्लास के, सेकंड क्लास के, सभी डब्बे ठस भरे हुए थे, तो इसीलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें तीसरे दर्जे में जगह मिली। आराम से लेटे लेटे जा रहे थे, सिकड़े हुए पहलू बदलने की जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे न थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी प्रकार किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती है। फिर दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप खुद बादशाह पर दाव लगा सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बना था, कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिली थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता था। तो क्या था कि उसमें एक आदमी ऐसा चढ़ा जो कलकत्ते जा रहा था, उस पर एक गठरी जी, अब इधर उधर वो गठरी रखने की जगह नहीं मिली, तो उसने अपनी पीठ पर ही रखी हुई थी, और उसके वजन से, उसके दबाव से वो इतना परेशान हो रहा था कि उससे ठीक से खड़ा नहीं हो जा रहा था, इसीलिए बार बार वो द्वार पर जा रहा था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा वो ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़े हो जाना, मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया, मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। तो यहाँ पर उन्होंने उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया कि वो बार बार उनके मुंह के सामने आगे खड़ा हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उसको पीछे धकेल दिया और उसके जोर से 2 तमाचे लगा दिए, यानी 2 थप्पड़ लगा दिए। उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। अब वो बेचारा परेशान होकर बोलता है कि मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो बाबूजी, मैंने भी तो किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। तो इतना सुनकर उसने गुस्से में 2-3 तमाचे और मार दिए। तो ये सुनकर गाड़ी में हाहाकार मच गई और सब जो है क्या है उसकी ओर चढ़ने लगे। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे, कोई बड़ा आदमी होगा मुझे इस तरह मारकर तो दिखा देता, क्या कसूर किया था बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। तो यहाँ पर लोगों ने उन्हें भला बुरा कहा कि कोई बड़ा आदमी होगा मुझे इस तरह मार कर तो दिखा देता, और क्या है कि इस बेचारे ने क्या कसूर किया था। अब गाड़ी में इतनी भी सांस लेने की जगह नहीं है, बेचारा खिड़की पर क्यों खड़ा था, तो इसमें इतना क्रोध क्यों। अमीर होकर क्या आप किसी इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, क्या आपकी इंसानियत खत्म हो जाएगी। तो ये गलत है कि अगर आप अमीर भी हैं तो क्या है, बाकी सब भी इंसान हैं, तो हमेशा इंसानों को इंसान समझना चाहिए, आपकी इंसानियत कभी नहीं खत्म होनी चाहिए। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन माँ घुस पावत नहीं, उस पे इतना मिजाज। तो ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, हॉट एंड इडियट यू आर वियर, और मेरा नशा अब कुछ कुछ उड़ता हुआ मालूम होता था। तो यहाँ पर ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी है, इसको उन्होंने बताया है। तो क्या था कि जहाँ पर ईश्वरी के दोस्त में जो था वो अहंकार आ गया कि वो अमीर बन गया। वो अपने दोस्त के अमीर के उसके ऐश्वर्य को देखकर, उसके ठाट बाट को देखकर इस तरह समझने लगा कि बस यही सब कुछ है। वो उस अमीरी की दुनिया में जाकर अपनी अंदर की सच्चाई को भूल गया कि सच्चाई कुछ और है, दुनिया में और भी इंसान हैं जो हर तरह से रह रहे हैं। तो कभी आपको ऐसे नहीं करना है, अगर आप सचमुच अमीर भी हैं या आप, तो आपको अपनी इंसानियत नहीं भूलनी है कि बाकी लोग भी दुनिया में हैं, बाकी लोग भी रहना चाहते हैं, तो कभी किसी के साथ ऐसे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे ईश्वरी के दोस्त ने किया। तो ये गलत है, ऐसा कभी किसी के साथ व्यवहार आपको नहीं करना है। कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे कोई नौकर हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सभी के साथ आपको बहुत ही अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।